Hello everyone. Today we will going to discuss about electronic waste, in which we discuss about what is electronic waste and the sources of electronic waste from where it is generated. So UGC नेट सिलेबस में जो है देयर आर हैजार्डियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट. सो वहीं से एक तरीके से टॉपिक आता है इन वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट में भी पढ़ा था, वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड अदर काइंड ऑफ वेस्ट. सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जब हम बात कर रहे थे तो दैट इज़ कि जो नए एरा का वेस्ट है, जो इंक्रीज पॉपुलेशन के साथ बढ़ रहा है. और ये आज के टाइम पे इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये नए एरा का वेस्ट है जो आजकल जनरेट हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू यूज़ ऑफ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. तो अब ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा ना टास्क बन जाता है हमारे लिए. सो इसीलिए हम इस वेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम इस वेस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके. Now if we talk about electronic waste, so first we will discuss about ki what is actually the electronic waste. So if we talk about the composition of electronic waste, और if we talk about electronic waste, तो जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स यूज़ करते हैं और जब हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल आइटम को या इलेक्ट्रिकल आइटम के पार्ट्स को, अगर मैं बात करूँ चार्जर है, फ़ोन है, इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आज की बेसिक एमिनिटीज़ बन जाती हैं. तो ये बेसिक एमिनिटीज़ ये घर घर में आपको देखने को मिलेंगी. तो यू कैन थिंक कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है डे बाय डे, है ना. तो अब ये सब चीज़ें जो हैं, बैटरी है, जैसे वायर्स हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं. जब डिस्कार्ड होते हैं कंप्लीटली, पूरा जो आपका गैजेट है या पूरा जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ मेड अप ऑफ वायर, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जब वो डिस्कार्ड होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में जाता है. जब मैं बात करूँ कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अगर मैं बात करूँ कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो इट इज़ वेल डाइवर्सिफाइड एंड इट फॉल्स अंडर हैजार्डियस एंड नॉन हैजार्डियस कैटेगरीज. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करूँ तो इसकी भी दो कैटेगरी होती है. एक तो होती है हैजार्डस, जो घातक है, हानिकारक है, नॉक्शियस है. जैसे ही डिस्कार्ड किया जाएगा तो वहाँ से कुछ तो एक तरीके से टॉक्सिक लिक्विड रिलीज़ होगा, गैसेज़ रिलीज़ होंगी, अगर वो गैसेज़ रिलीज़ कर रहा है तो. और वो एकदम से हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ पे रहने वाले फ्लोरा और फौना को वो हार्म करता है. एक होता है नॉन हैजार्डियस वेस्ट, जो कि रिलीज़ जब होता है एनवायरनमेंट में तो इट इज़ नॉन हैजार्डियस, नॉन हार्मफुल, अफेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ एक्यूमुलेट होने के बाद पोल्यूशन क्रिएट करेगा, बट लीथल इफेक्ट कोज नहीं करेगा, जहरीला नहीं होगा. दैट इज़ नॉन हैजार्डियस की कैटेगरी. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ई वेस्ट. अब वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ध्यान में रखने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स आए हैं 2011 में, जो आए हैं. तो 2011 में आया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, 2011 में जो एक तरीके से पास हुआ है. तो अब इसका जो एक्ट का जो दिस एक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये क्या बोलता है, क्या बताता है, क्योंकि ये आपके पास मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि एक तरह का आपको एक्ट दे दिए गए हैं और एक तरह का आपको ईयर दे दिए गए हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है 2011 में जो आया है, ये इंश्योर कर रहा है कि किस तरीके से आप वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, कैसे आप कहाँ उसको डिस्पोज करेंगे. और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए हैं, अभी जो रिवाइज होके आए हैं 2016 में, दे प्रोवाइड सेवरल ऑप्शन टू मैन्युफैक्चरर्स सच एज कलेक्शन और रिफंड, डिपॉजिट और पेइंग ऑफ द रिटर्न गुड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. तो अभी इसमें कुछ चेंजेस जैसे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, नए नए वेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें नए नए एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं. तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को 2016 में रिवाइज किया गया और इसमें कुछ और प्रोविजंस लाए गए कि किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन मैन्युफैक्चर के पास हो सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ की जगह कोई दूसरी चीज़ यूज़ करे, ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो. जैसे कि लेडेड बैटरीज होती है, बैटरीज में लेड होता है. अब जो लेड होता है वो जब इन्वायरमेंट में जाता है तो वो हैवी मेटल है, तो कॉन्टामिनेशन कोज करता है. तो दैट इज़ कि दे प्रोवाइड सेवरल ऑप्शन टू मैन्युफैक्चरर, जैसे कि कलेक्शन ऑफ रिफंडेबल डिपॉजिट और पेइंग फॉर द रिटर्न ऑफ गुड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, कि किस तरीके से वेस्ट को कलेक्ट करना है, किस तरीके से वेस्ट, अगर कोई चीज़ है कि कहीं 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 पे क्या होता है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे वायर्स हैं, सेल्स वगैरह हैं, तो इनको रिसाइकल करने के लिए दे देते हैं और उसमें हमें कुछ कुछ तो ऐसे मनी अमाउंट कुछ ऐसे मिलता है. तो उससे क्या होता है कि ये एक
होता है कि जो वेस्ट है उसको हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उसे रिफंड भी ले रहे हैं और उस हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इलीगल ई वेस्ट एंड अप विद लैंडफिल। अब जो मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट जो जाता है वो ई वेस्ट जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जाता है वो हम डंप कर देते हैं लैंडफिल्स में, हम उसको बरी कर देते हैं, मतलब लैंडफिल में उसको फिल किया और उसको दबा दिया। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम बरी कर देते हैं, वो लैंडफिल्स में हम उसको दबा देते हैं, तो वहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वहाँ से वो लीचिंग जाती है और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से क्रिएट करता है। लैंडफिल में उसको बरी कर देते हैं, उसके साथ ही साथ इंसिनरेटर्स में हम उसको बर्न करते हैं। इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इंसिनरेशन में क्या होता है कि हम एक हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं वेस्ट को। इल इक्विप्ड रिसाइकलिंग करते हैं, ये फैसिलिटीज़ होती हैं। इल इक्विप्ड रिसाइकलिंग का मतलब है कि रिसाइकलिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ऐसे प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसे टेक्निक्स नहीं है, वी जस्ट डू द रिसाइकलिंग, और जब हम वो प्रोसीजर कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमारे पास वेस्ट जनरेशन होता है, तो दैट इज़ इल इक्विप्ड, जो कि सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सही तरीके से प्रोसीजर नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है, तो इल इक्विप्ड रिसाइकलिंग है वो। विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज टॉक्सिक टाइम बॉम्ब्स। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको इसीलिए हम इसको टॉक्सिक टाइम बॉम्ब की कैटेगरी में इसको इस टर्म से भी हम डिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आफ्टर अ टाइम वो एक टॉक्सिक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर सकता है। कैसे? हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिंपली ऐसे लैंडफिल में बरी कर दिया, हमने कोई इंसिनरेटर में जला दिया वेस्ट को, या इल इक्विप्ड हमने उसको रिसाइकिल किया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसमें बहुत सारा एक तरीके से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स हैं। तो एक अंतराल के बाद अगर हमने उसको लैंडफिल में बर्न किया, एक टाइम के बाद वहाँ से जब वो लीचेट होगा और वहाँ से जब वो हेवी मेटल्स रिलीज़ होंगे और वो जो टॉक्सिकेंट्स रिलीज़ होंगे, तो वो एक तरीके से ऐसे बॉम्ब का काम करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को तहस-नहस करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए इसको टॉक्सिक टाइम बॉम्ब बोला गया है। दैट इज़। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनका टाइम स्पान बड़ा छोटा होता है। जैसे कि हम सेल की बात करें, तो हम जो सेलों की सेल यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी के हम सेल यूज़ करते हैं, ड्राई सेल की मैं बात कर रही हूँ, तो कितना लाइफ टाइम स्पान होता है? 2-3 महीने अगर आप रेगुलरली किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो सेल खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो? उसे थ्रो करते हो। उसके ऊपर मेटल का जो केस होता है, उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं, इसलिए इसको टॉक्सिक टाइम बॉम्ब बोला है, क्योंकि केमिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं, हेवी मेटल्स प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो कहाँ रिलीज़ होते हैं? एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं। तो शॉर्ट टाइम स्पान होने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस जो है, अफोर्डेबिलिटी है प्रोडक्ट की, चेंजिंग पेस ऑफ लाइफ, अर्बनाइज़ेशन जैसे बढ़ रहा है, और इंक्रीज़्ड परचेज़िंग कैपेसिटी जो है मिडल क्लास के लोगों की, they have all contributed to the growth of electrical and consumer durable industry। अब जो फैक्ट्रीज हमारी रिलाई कर रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रही हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बना रही हैं, ये जो कंज्यूमर जिन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है, तो अब इन जो इंडस्ट्री की जो एक तरीके से यू कैन से कि जो डिमांड है वो बढ़ गई है। कंज्यूमर क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इतना ज़्यादा, तो इंडस्ट्री उसको और ज़्यादा बना रही है इलेक्ट्रिकल वेस्ट को। तो क्यों बना रही है? क्योंकि जिस तरीके से टाइम बदल रहा है, तो वी नीड, हमें कम टाइम में चीज़ें करनी है, तो वी नीड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। टोस्ट एकदम से बनाना है, जूस एकदम से एक तरीके से हमें बनाना है, मिक्सर ग्राइंडर हमें ग्राइंड करना है चीज़ों को, तो वी नीड इलेक्ट्रिकल आइटम। अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, शहरीकरण की वजह से नए नए इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी टेंड टू यूज़ थिंग्स, ताकि स्पेस कम घेरे और काम हमारा आसानी से हो जाए। परचेज़िंग कैपेसिटी जो है मिडल क्लास के लोगों की बढ़ गई है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें उनकी परचेज़िंग रेट बढ़ रही है, और परचेज़िंग रेट बढ़ने की वज़ह से कंज़्यूमर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वज़ह से इंडस्ट्रीज़ उसको और ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अब जो मोस्ट पोटेंट रिस्क हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ क्या-क्या रिस्क हो सकता है इंडिया में, मैं बात करूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की, तो टॉक्सिक मेटल है जैसे कि लेड है, कैडमियम है, मर्करी है, आर्सेनिक, क्रोमियम, सो ये सब हेवी मेटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिस-जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो एनवायरमेंटल टॉक्सिक मेटल्स है, लेड, कैडमियम, मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, पीसीबीज़ है। व्हाट इज़ पीसीबी? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीएरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दैट इज़ सीएफसीज़, सो ऑल दीज़ थिंग, सॉरी, सो ऑल दीज़ थिंग, सो दीज़ थिंग क्या कर रहे हैं कि जब ये एनवायरनमेंट में एक तरीके से जा रहे हैं, तो ये सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बर्न होते हैं तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं।
And if we talk about the another thing, fumes रिलीज होती है यहाँ से. सो फ्यूम्स जो है, फ्यूम्स इज अ काइंड ऑफ गैसेस जो जब आप किसी किसी सोर्स से किसी चीज़ को बर्न करते हो तो वहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में जो गैसेस रिलीज होती हैं, तो दोज फ्यूम्स जो डाइऑक्साइंस कंटेन करती हैं, फ्यूरान्स कंटेन करती है. और इसका मैंने बताया था कि ये डाइऑक्सिन और फ्यूरान की बात हमने कहाँ पे की थी, डर्टी डोजन्स में की थी, जहाँ पे कि अपने दैट कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था. सो दीज थिंग्स. पोली क्लोरीनेटेड बायोफिनाल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीसीबीज जो है दैट इज पोली क्लोरीनेटेड बायोफिनाइल्स. तो पोली क्लोरीनेटेड बायोफिनाइल्स, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, तो ये सब कैसे परसिस्टेंट कंपाउंड्स हैं, दे कंटेन हैवी मेटल. तो अब ये सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दे कॉज दीज काइंड ऑफ पोल्यूशन, दे कॉज फ्यूम ड्यू टू द बर्निंग ऑफ दैट सोर्स से जो चीज़ें बर्न हो रही है, उनके बर्न होने की वजह से दे कॉज फ्यूम, और फ्यूम की वजह से क्या होता है, डाइऑक्साइन और फ्यूरान्स की वहाँ से रिलीज होते हैं. सो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का. अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, ओवरऑल भी इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो वो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से हमें हार्म कर रहे हैं. सो डायोक्सिन और फ्यूरान्स की जब हम बात कर रहे थे, तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था पीओपीज में. तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज पोली क्लोरीनेटेड बायोफिनाइल्स. और जब हम पीओपीज की बात करते हैं, तो दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो 12 पोल्यूटेंट थे दैट वी कॉल डर्टी डोजन्स. और हमने दैट कन्वेंशन में बात की थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसकी. तो फुल फॉर्म इज, येस इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी वो फुल फॉर्म देते थे और मैच करने के लिए पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ये आइडिया हमें होना चाहिए, पीसीबी और पीओपीज में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. देन वी मूव टू सेकंड थिंग. इसका आता है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो हमने बात की. सेकंड आता है हेल्थ कंसर्न. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इन्वायरमेंट में जा रहा है, जब एनिमल को हार्म कर रहा है, प्लांट को हार्म कर रहा है, तो अगर हमारे कांटेक्ट में आएगा, जनरल पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आएगा, तो हमें भी हार्म करेगा. तो उसके बहुत सारे हेल्थ कंसर्न हो जाते हैं जनरल पॉपुलेशन के लिए. इफ़ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है दैट एंड इन लैंडफिल्स इन इंडिया. मतलब अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, या मेजरली अगर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, सो इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली चीज़ों को ना बरी कर दिया जाता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ ज़्यादा है. तो रूरल एरियाज में लैंड ज़्यादा होती है, मिट्टी ज़्यादा होती है, खाली एरियाज ज़्यादा होते हैं. तो यूजुअली लोग क्या प्रेफर करते हैं, या आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली आपने देखा होगा, दिल्ली के आउटस्कर्ट एरिया पे, बाहर एरिया पे, वहाँ पे भी देखा होगा कि लोग जो स्लम एरियाज़ के आसपास होते हैं, तो वो वेस्ट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, वेस्ट इतना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सीधा-सीधा वेस्ट को उठाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी में बरी कर देते हैं. तो दैट आर लैंडफिल्स. अब वो लैंडफिल जो है वो सेफ नहीं है, सैनिटरी नहीं है वो लैंडफिल, सिक्योर नहीं है वो लैंडफिल. तो सिक्योर नहीं है, तो उससे उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी लैंडफिल में जो भी वेस्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, वो कहीं ना कहीं लीच डाउन होता है. अब जब वो लीच डाउन होगा, तो मिट्टी में जाएगा, उसके अलावा वो कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा. तो दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लीच डाउन, दैट एंड अप इन लैंडफिल इन इंडिया. सो दैट इज द थिंग मेजरली. इफ़ अगर हम बात करें पोटेंशियल एसिड की, दैट मस्ट बी रिकवर्ड, जैसे कि क्या-क्या चीज़ें रिकवर हम कर सकते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से क्या-क्या चीज़ें हम ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, वापस से उसको कंटेन कर सकते हैं. तो जैसे एल्यूमीनियम है, कॉपर है, प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, पैलेडियम है. सो दीज आर द थिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि कॉस्टली हैं, और जो कि हम इनको वापस से रिसाइकल करके ई वेस्ट से वापस से ले सकते हैं, लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टली चीज़ें हैं, और जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलती हैं. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल की, तो दे वर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस इन 2011. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस 2011 में हमें क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल्स दिए. अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल वो क्या बता रहा था, वो क्या कर रहा था, उसका मेन एम क्या था, उसका मेन एम था प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर हैंडलिंग. किसका, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर हैंडलिंग, ये इसका मेन मोटिव था. तो जो कॉन्सेप्ट था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर, हैज़ बीन एनश्राइंड इन दीज रूल. मेन जो थी इसमें कि किस चीज़ पे फोकस किया गया है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस था,
इसमें मेन फ़ोकस किया गया है ईपीआर जो थिंग है दैट थिंग, तो मेनली इस पे काम किया गया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या और क्यों इस पे फ़ोकस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस ने क्यों इस पे फ़ोकस किया है, क्योंकि मेन इसमें यही कॉन्सेप्ट आया है कि ईपीआर होना चाहिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच के अंडर जो है अब कोई मैन्युफैक्चर जो है अगर कोई वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उस वेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसकी एंटायर लाइफ साइकिल में वो जो प्रोडक्ट, एंटायर लाइफ साइकिल मतलब सपोज़ करो कि जो भी मैन्युफैक्चर है वो कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई टी-शर्ट को मैन्युफैक्चर किया, वो कोई टी-शर्ट उसने बनाई किसी कंपनी में, मैन्युफैक्चर ने। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग में अब वो जो उसके टोटल एंटायर जो लाइफ साइकिल है, उसके लिए जो उसने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और स्पेशली पोस्ट कंज्यूमर स्टेज के बाद उसका क्या होगा, उस टी-शर्ट का क्या होगा? तो उसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट को हार्म कॉज़ ना करे, उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किए, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सो दैट इज़, तो अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ टी-शर्ट की, तो टी-शर्ट बनाते टाइम रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टाइम जब प्रोसेस हो रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम क्या चीज़ें मतलब यूज़ हुई है, आफ्टर जब वो टी-शर्ट डिस्कार्ड होगी, तो क्या उससे कोई हार्मफुल मटेरियल या कोई हार्मफुल अगर बर्न करते गैसेस तो रिलीज़ नहीं हो रही हैं, या पॉल्यूशन तो वो क्रिएट नहीं कर रहा है एटमॉस्ट लेवल पे। सो ये सब चीज़ें, तो इसके लिए जो पॉलिसी है ये यही है कि मैन्युफैक्चरर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। सो अब इसका ये हमने किया क्यों है? इसका एम क्या है? व्हाई आर वी आर डूइंग दिस? अब इसका मेन एम यही है कि जो बर्डन है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको शिफ्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई वेस्ट रिलीज़ हो रहा है तो उसकी ओवरऑल गारंटी गवर्नमेंट की है, या तो जो इंसिनरेशन कर रहे हैं उनकी है, या तो जो मैनेज कर रहे हैं लास्ट में उनकी है। अगर हम वेस्ट को सोर्स पे ही कम करते हैं, उसको रोकते हैं, तो मैनेजमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है कि जो बर्डन है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको शेयर करना है, उसको शिफ्ट करना है। तो अगर मैन्युफैक्चरर जो है किसी वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पे उसको जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दे शुड नोट कि वो कोई भी ऐसा हार्मफुल रॉ मटेरियल या थिंग्स या चीज़ें यूज़ ना करें कि बाद में जाके वेस्ट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो। ठीक है? तो बर्डन को एक तरीके से शिफ्ट करना, किस पे से बर्डन को शिफ्ट करना? गवर्नमेंट पे से शिफ्ट करना, कंज़्यूमर्स पे से शिफ्ट करना बर्डन को। तो मेन जो है वो सोर्स से ही यहाँ से चीज़ें लेके हम इसमें चलें। तो जो ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इट्स अ काइंड ऑफ गोल, जिसमें ये है कि वेस्ट रिडक्शन एक तो कम होगा, है ना? वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से कहीं न कहीं क्या होगी, ज़्यादा रिसाइक्लेबल डिज़ाइनिंग उसकी होगी, ज़्यादा ग्रीन डिज़ाइनिंग उसकी होगी। अ, ऐसी डिज़ाइनिंग होगी उसमें से कम हैज़ार्डियस मटेरियल निकले, कम से कम उसमें ज़हरीले खतरनाक पदार्थ उसमें से निकलें। और दैट वे कि दिस इज़ लाइक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेनली मैन्युफैक्चरर के अंडर में एक तरीके से आता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइक्लिंग की हम बात करें, दैट कैन बी अंडरटेकन ओनली इन फैसिलिटीज दैट इज ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या पीसीसी, या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की भी बात कर रही हूँ, तो ये जो रजिस्टर्ड है, या जो ऑथराइज्ड है, अथॉरिटीज़ है, ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर उसको मैनेज किया जाता है, या तो पीसीसीज जो होते हैं जो कि लोकल लेवल पे होते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, देन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में जो होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ जो होते हैं, तो वो सब लोग जो क्या करते हैं, दे हैव दैट अथॉरिटी टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है टू बी सोल्ड और रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड रिसाइकलर एंड, अब वेस्ट जो जनरेट हो रहा है तो ये उनका एक तरीके से उनके यू कैन से अंडर देयर आई होता है कि वो जो भी चीज़ें रिलीज़ हो रही है वो सही जगह पे पहुँचे, रादर देन लैंडफिल में डंप होने से वो एक सही जगह पे पहुँचे। और वो सही जगह क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल तो नहीं होगा,
है ना? मोस्टली प्लास्टिक भी यूज़ हो रही है, मेटल भी यूज़ हो रहा है, मेटल बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ग्लास अगर यूज़ हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द क्या 90% जो वेस्ट है, वो कहीं न कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इस नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या करना है, ऑथराइज़्ड रिसाइक्लर तक पहुँचाना है, रीप्रोसेसर तक पहुँचाना है, तो इसकी गारंटी जो है या इसकी एक तरीके से have the authority, they have the responsibility, PCC and SPCB, they have the responsibility in their respective regions or in their respective states. ओके, लेकिन इसमें भी ना कुछ लिमिटेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल्स में भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि देयर इज़ नो टेक बैक टारगेट टू मैन्युफैक्चर एंड हेंस देयर इज़ नो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई ऐसे टारगेट सेट नहीं है, ईपीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फॉलो कितने लोग कर रहे हैं उसको, अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं। तो कोई टारगेट नहीं है कि इतने प्रोडक्ट आपको बनाने, इतने टाइम में बनाने, इतना उसका लाइफ स्पान होना चाहिए और इतना वो हार्म, इस लेवल तक बस वो हार्म करे। तो देयर इज़ नो सेटबैक टारगेट, देयर इज़ नो टेक बैक टारगेट्स। तो उसमें क्या होता है कि कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो जब कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है तो एक ना चैलेंज बन जाता है। तो देयर इज़ नो गाइडलाइन टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम को लेके कोई गाइडलाइन सेट नहीं हुई है, कोई रूल्स, कोई प्रोटोकॉल सेट नहीं हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट करना है, क्या सिस्टम होना चाहिए, कहाँ से कहाँ ये जाना चाहिए। गाँव में से अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप किया जाता है इंडिया में, लैंडफिल में डंप किया जाता है। तो कोई भी ऐसे गाइडलाइन नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सो दैट इज़, तो जो करंट लॉ है दैट डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर एनी प्लान टू रिहैबिलिट दोज़ इन्वॉल्व्ड इन इन्फॉर्मल रिसाइक्लिंग। तो जो लोग इन्फॉर्मली रिसाइकल कर रहे हैं, तो अभी उनको लेके जो अभी लॉ बना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का, जो रिवाइज़ भी हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी प्लान या कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग कर रहे हैं उनको लेके कोई ऐसी बात उसमें मेंशन नहीं की है। तो सब कुछ ड्रॉबैक इसमें कहीं न कहीं हैं जो कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 8 लार्जेस्ट ई-वेस्ट जनरेटिंग स्टेट की, तो महाराष्ट्र उसमें फर्स्ट पे आता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अभी के टाइम पे जो जनरेट हो रहा है वो महाराष्ट्र से हो रहा है। इंडिया की हम बात करें स्पेसिफिकली इसमें, ग्लोबल लेवल पे हम नहीं जा रहे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम जो डेटा है वो ध्यान रखेंगे। डेटा हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। कहाँ-कहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया के स्टेट में इन्होंने कैटेगराइज़ किया है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिलीज़ हो रहा है। इसके अलावा इसके अलावा इन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की गई है कि कौन-कौन सी कमिटीज़ या कौन-कौन से बोर्ड्स उसको मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बात की गई है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डंप किया जाता है, तो अनसिक्योर्ड लैंडफिल में एक तरीके से डंप किया जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही इसमें चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। तो इसमें हमें लिमिट रहना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटिंग स्टेट है, सबसे फर्स्ट पे जो आता है दैट इज़ महाराष्ट्र, देन फॉलोड बाय तमिलनाडु, सेकंड पे, सेकंड जो वेस्ट जनरेशन जो करता है दैट स्टेट इज़ तमिलनाडु। थर्ड जो वेस्ट जनरेशन पे आता है दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड देन वी हैव उत्तर प्रदेश। दिल्ली फिफ्थ नंबर पे आता है, देन वी हैव गुजरात, देन वी हैव कर्नाटक, देन वी हैव वेस्ट बंगाल। सो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है कि इस तरीके से वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। सो दीज आर द लाइक दीज आर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि किस तरीके से कहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, किस तरीके से वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है इसमें हमने पढ़ा और रूल्स क्या हैं, किस तरीके से वो अमेंड हुए, क्या-क्या चीज़ें हमने ऐड की उसमें और क्या-क्या लिमिटेशंस अभी इसमें आ रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेके और ऑल वर डिस्कस्ड इन रिस्पेक्टिव टू इंडिया। पीओपीज़ क्या होते हैं, पीसीबीज़ क्या होते हैं, कहाँ ये हमें हार्म कर रहा है। So this is all about electronic waste. So I hope I am able to make you understand this concept. Thank you for listening me so patiently always and stay connected with me for more such content. Stay healthy, stay happy and पढ़ते रहिए, that is very much important.